तो एक लड़का आधी रात को अपने पिता को सो रहे होते हैं और उन्हें जान से मार देता है। और वो उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, प्यार वो भी करता है अपने पिता से, फिर भी वो उनको जान से मार देता है आधी रात को सोते हुए। और दोस्तों वो शादीशुदा होता है, लेकिन वो दूसरी किसी लड़की के चक्कर में उसे मारता है। वो लड़की कहती है अपने पिता को मार दो, तो वो मार देता है। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आपका मेरी आज की नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, एक आदमी होता है राम प्रसाद, उसके दो बेटे होते हैं, जय और विजय। विजय बड़ा बेटा होता है और जय छोटा होता है। और विजय की शादी हो गई होती है, उसकी पत्नी होती है। वो जो विजय होता है वो बहुत कमाता है, अच्छा होता है, अपने पापा का लाडला होता है, क्योंकि वो काम करता है अच्छा खासा, उसकी नौकरी होती है, बिजनेस कर रहा होता है। और जो उसकी पत्नी होती है वो भी दोस्तों बहुत अच्छी होती है, संस्कारी होती है, सुशील होती है, घर पूरा संभालती है। और जो उसकी माँ होती है विजय की, वो नहीं होती, उनका देहांत हो चुका होता है। तो दोस्तों वो पत्नी थी, पूरा घर संभालती है, लेकिन जो छोटा बेटा होता है ना जय, वो कोई काम धंधा नहीं करता, वो सिर्फ आवारागर्दी करता है। वो अपने पिता का हाथ नहीं बटाता, और पिता की सरकारी नौकरी होती है। दोस्तों सरकारी नौकरी होती है, वैसे ही घर चलता रहता है। बाहर से आता है, खाना खाता है, खाना खाकर फिर बाहर चला जाता है, उसका यही ड्रामा होता है। तो टेबल पर खाना लगा रही होती है पत्नी, वो बाहर से आता है, तो बहू कहती है घर की, उसकी भाभी, लो आ गए नवाबजादे, अब आकर खाना खाएंगे, फिर से बाहर चले जाएंगे, अभी अभी शहर का मुआयना करके आए हैं, अब फिर चले जाएंगे। दोस्तों वो गुस्सा हो जाता है, वो लड़का, वो कहता है कि ये मेरे बाप का घर है, मैं चाहे जब आऊँ चाहे जब जाऊँ, तुम कौन होती हो बोलने वाली। तो वो उसका जो बाप होता है वो अपनी बहू को चुप करा लेता है, बहू तुम चुप हो जाओ। तो वो कहती है, पापा जी आप तो हमें ही चुप कराओगे। हाँ, मैं होती भी कौन हूँ बोलने वाली, घर की नौकरानी, बस काम करती हूँ सुबह से शाम तक, और किसी से कह भी क्या सकती हूँ। दोस्तों वो यही कहते, इतने में उसका बड़ा भाई भी खड़ा हो जाता है विजय। वो बोलता है कि जो तुम खाना खा रहे हो, तुम्हें पता है ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो कहता है, मैं तुम्हारा नहीं खा रहा, मैं अपने बाप का खा रहा हूँ। तो उसके पिता खड़े हो जाते हैं, वो भी यही कहते हैं, और एक दिन तू बाप को भी खा जाएगा। दोस्तों वो ऐसे वो बोलते हैं, वो कहते हैं सिर्फ 1 साल बचा है मेरी सरकारी नौकरी में, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा। तेरे को तो कुछ पता नहीं, तू तो आवारा गर्दी से ही तेरे को टाइम नहीं मिलता। वो दोस्तों ऐसे सुनाते हैं। दोस्तों वो गुस्से में खाने की प्लेट उठाकर फेंक देता है, गुस्से खाने में प्लेट फेंक देता है। तो दोस्तों बाप तो बाप ही होता है, माँ के रोने धोने से माँ का प्यार सामने आ जाता है, लेकिन बाप भी उतना ही प्यार करता है बच्चों से। दोस्तों रात हो जाती है, वो खाना बिना खाए ही अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए। दोस्तों वो प्लेट लेकर उसके कमरे में जाते हैं, उसके पिता जो होते हैं वो कहते हैं खाना खा ले। वो उसे समझाते हैं बड़े प्यार से कि बेटा कुछ कर ले, 1 साल बचा है मेरी नौकरी ख़त्म होने में, मैं उसके बाद में रिटायर हो जाऊंगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा, विजय और उसकी पत्नी ही मेरा ध्यान रखेंगे ना। तुझे तो भैया भाभी से बात करने की भी तमीज़ नहीं है, तू छोटा है, बात अच्छे से करा कर, और बेटा कुछ कर ले, मेरे जाने के बाद तुझे कौन देखेगा, और ले खाना खा। वो कहता है नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उसके पापा बड़े प्यार से उसे खाना खिलाते हैं कि तेरी माँ होती तो क्या तुझे भूखा सोने देती। वो उसे प्यार से खाना खिलाते हैं और उसे कहते हैं सोने के लिए। दोस्तों ऐसे ही और एक लड़की होती है जिससे वो बातें करता है, उस लड़की का नाम होता है सीमा, उससे बातें करता है। दोस्तों वो लड़की भी अच्छी नहीं होती, उसके उसके चाल चलन भी ठीक नहीं होते दोस्तों, उसी से वो बातें करता है, और जैसे जैसे वो लड़की उससे कहती है वैसे ही वो करता है। तो दोस्तों वो उस लड़की से मिलता है, वो जो लड़की होती है वो उसे भड़काती रहती है, वो कहती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं, तुमसे नहीं करते हैं। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पिता मुझसे भी प्यार करते हैं, मैं उनका छोटा बेटा हूँ, मुझसे भी वो बहुत प्यार करते हैं। तो वो कहती है ऐसा ना हो कि तुम्हारे पिता तुम्हें प्यार ही दे के रह जाएं और सारी प्रॉपर्टी, ऑफिस वगैरह, मकान वगैरह सारे तुम्हारे भाई को दे दे, क्योंकि वो उनसे ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों वो थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन ऐसे ही कहानी चलती रहती है। इधर जो उसकी पत्नी होती है वो भी अकेली काम करती है, तो वो थक जाती है काम करके, वो कमरे में होती है, उसका पति आके पूछता है उससे, विजय कहता है क्या हो गया। तो कहती है काम करते करते थक जाती हूँ मैं, और मुझे तो घर की नौकरानी बना रखा है। तो उसका पति बोलता है, विजय तुम कहो तो एक नौकरानी रख दो, एक मेड रख देता हूँ घर में। तो वो कहती है कि तुम्हारे पिता मेड के हाथ का खाना कहाँ खाते हैं, उन्हें तो बहू के हाथ का ही खाना पसंद आता है। वो हंस के ऐसे बोलती है। तो दोस्तों वो कहती है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है विजय। तो वो कहता है क्या। तो कहती है क्यों ना हम जय की शादी करा दें, अगर उसकी शादी करा देंगे तो हो सकता है उसे जिम्मेदारियां संभाल ले, अपनी पत्नी को देखकर वो थोड़ा सुधर जाए और काम करने लगे।
तो वो कहता है कि कह तो तुम सही रही हो। तो वो कहती है एक लड़की है मेरी नज़र में जो कि सीधी-सादी है, घर गृहस्थी वाली लड़की है। तो क्यों ना हम पापा से बात करके देखते हैं, अगर पापा मान जाते हैं तो उसकी शादी करा देते हैं। दोस्तों वो ऐसे ही करते हैं, उसके वो अपने पापा से बात करते हैं तो वो भी मान जाता है। उसके बाप को भी ऐसा ही लगता है कि वो मान जाएगा। जो रामकिशन होता है, उन्हें भी यही लगता है कि मैं अपने बेटे की शादी करा दूँगा तो शायद वो सुधर जाए, उसके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ आ जाएगा शादी के बाद, हो सकता है वो सुधर जाए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। वो रात को घूम फिर के फिर आता है, लेटा होता है कमरे में, तो उसके पिता आते हैं, दिन भर तू कहाँ था? तो दोस्तों वो फिर चिल्लाने लगता है कि तुम फिर शुरू हो गए, क्या क्या आपका खाना हजम नहीं होता जब तक आप मुझे डांटते नहीं हो, मुझे सुनाते नहीं हो? तो दोस्तों उसके पिता कहते हैं, वैसे भी अब मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है और तेरी शादी करा दूंगा। तो वो भड़क जाता है, वो कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पिता कहते हैं कि अगर तुझे सीमा से शादी करनी है तो तुझे इस घर से जाना पड़ेगा, सीमा से शादी नहीं होगी तेरी। मुझे पता है वो लड़की कैसी है और उससे शादी नहीं होगी। अगर तुझे उससे शादी करनी है तो अभी इसी वक्त घर से निकल जा। उसका पिता चला जाता है। दोस्तों वो उसी लड़की से मिलता है, सीमा से। वो उसको बोलता है ऐसी ऐसी बात है। दोस्तों वो उसे फिर भड़काने लगती है। वो उसको यही कहती है कि तुम्हारी शादी करवा देंगे किसी लड़की से, ये है वो है, फिर तुम्हें नौकर बन के रहना पड़ेगा अपने भैया भाभी का, तुम्हारे पापा तो रिटायर हो जाएंगे, तुम्हारे पापा के जाने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा। दोस्तों वो उसकी बातों में आता रहता है। दोस्तों उसकी शादी भी हो जाती है, उसकी बीवी आती है, लड़की अच्छी होती है, लेकिन वो अपनी बीवी से बात तक नहीं करता ढंग से, उल्टी सीधी बातें, हमेशा उसे डांटना फटकारना, ऐसे ही उसके साथ पेश आता है। ऐसे ही वक्त निकलता जाता है। दोस्तों एक दिन वो उससे मिलने जाता है, अपनी उसी से जो लड़की होती है सीमा, उससे मिलने जाता है और बैठा होता है। तो उसकी सीमा कहती है कि तुम अपनी बीवी से परेशान हो चुके हो, तो एक आइडिया है जिससे तुम्हारी बीवी भी नहीं रहेगी और तुम्हारे पिता से भी तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, तुम्हारी बीवी से भी छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो वो कहता है कि क्या? तो वो कहती है कि तुम्हारे पिता को रिटायर होने में 1 साल अभी बचा है, क्यों ना 1 साल पूरा होने से पहले तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो जाए तो दोस्तों वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है तुम कह क्या रही हो? मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि अपने पापा को मार डालूँ। तो दोस्तों वो ऐसे कहता है। ऐसा कहने के बाद तो वो उससे कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते हैं तो उनसे तुम पैसे मांग कर देखो बिजनेस के लिए। अगर वो तुम्हें पैसे दे देते हैं तो समझ लेना वो तुमसे प्यार करते हैं, और अगर नहीं देते तो ये समझ लेना कि तुम्हें आगे कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ तुम्हारे भाई को मिलेगा। तो दोस्तों वो उसके दिमाग में यही बात बैठ जाती है कि अगर मेरे पापा मुझे पैसे देंगे तो वो मुझसे प्यार करते हैं, और नहीं तो मुझसे प्यार नहीं करते। दोस्तों वो घर जाता है अपने पापा के पास। वो ऐसे ही उससे बोलता है कि पापा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए बिजनेस के लिए। तो उसके पापा कहते हैं मैं तुझे कितनी बार पैसे दे चुका हूँ, तू कभी क्या करा है, तूने हर बार पैसे बर्बाद कर देता है, इसलिए मैं तुझे एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। दोस्तों गुस्से में माँ बाप ऐसे बोल ही देते हैं, वो उसको ऐसे ही बोलते हैं और वो गुस्सा हो जाता है। दोस्तों उधर जो उसका बड़ा भाई होता है विजय, उनका जो बड़ा बेटा होता है रामकिशन का, वो ऑफिस से आता है तो थोड़ा परेशान होता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है क्या हो गया? तो वो बोलता है कि बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान हो गया है, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी पत्नी कहती है कि बाबूजी से पैसे मांग लो, पापा से पैसे मांग लो उधार, और जब आपको मिल जाएंगे पैसे तो आप उनके पैसे लौटा देना। तो वो कहता है कि पापा मुझे देंगे पैसे? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं देंगे, तुम तो उनके लायक बेटे हो, काम करते हो, घर संभालते हो, और वैसे भी पिताजी ने अभी अभी गाँव की ज़मीन बेची है, तो पैसे तो उनके पास हैं ही, आप मांगोगे तो वो मना नहीं करेंगे। तो दोस्तों वो ऐसा ही करता है, अपने पापा के पास जाता है और उनसे कहता है कि पापा मुझे बिजनेस में नुकसान हो चुका है और मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो उसके पिता कहते हैं बेटा पैसे तो मेरे पास हैं, मैंने अभी अभी अपने सेविंग अकाउंट में डाले हैं, तू एक काम कर, मैं तुझे चेक दे देता हूँ और तू पैसे निकाल लियो। दोस्तों वो उसे चेक दे देते हैं और यही चेक देते हुए उनका छोटा बेटा जय देख लेता है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि मेरे पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने 5 लाख रुपए मांगे थे और मेरे भाई को 20 लाख रुपए दे दिए, इसका मतलब सीमा सच कह रही थी, वो मुझसे प्यार नहीं करते और मेरे भाई से प्यार करते हैं। दोस्तों उसके दिमाग में ये गलत फहमी बैठ जाती है कि वो उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। वो सीमा के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम सही कह रही थी, मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते और उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया और विजय को 20 लाख रुपए दे दिए। तो दोस्तों वो कहती है मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी। तो वो कहता है कि अब मैं ऐसा ही करूँगा जैसा तुम कहती हो। तो दोस्तों वो एक किलर को ढूंढता है, उससे बातचीत करता है। दोस्तों अपने पिता को मारने के लिए एक किलर को ढूंढता है, उसके बाद प्लानिंग कर लेता है वो सारी। दोस्तों वो घर आता है, घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे नींबू पानी पीना है
दोस्तों जिस दिन वो पैसे उससे माँगता है ना, उसी दिन रात को उसके पिता जब आते हैं, अपनी बीवी की फ़ोटो से बात कर रहे होते हैं, अपनी पत्नी की फ़ोटो से, और उनसे कहते हैं कि छोटा बेटा बिल्कुल भी समझदार नहीं है, मैं क्या करूँ उसके लिए, मुझे बहुत सोचता हूँ कि क्या होगा इसका, क्या नहीं होगा। उसने मुझसे पैसे माँगे थे, मैंने उससे मना तो कर दिया, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे को उसकी बहुत चिंता रहती है। तो कहता है मैंने उसके लिए पैसे निकाल के रख दिए हैं 5 लाख रुपए, वो आएगा तो मैं उसे दे दूँगा। दोस्तों वो ऐसा कहकर अपनी छोटी बहू के कमरे में जाता है, जो कि जय की पत्नी होती है, और उससे कहता है कि बेटा अभी जय नहीं आया? तो वो कहती है नहीं पापा, अभी वो आने वाले होंगे बस कुछ ही देर में। तो वो 5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे देता है और उससे कहता है कि वो आए तो उसे दे देना। फिर जाते-जाते वो रुक जाता है और उससे कहता है कि बेटा तुम उसे पैसे मत देना, सुबह उठ के मैं अपने हाथों से उसे पैसे दूँगा तो उसे अच्छा लगेगा। तो वो कहती है ठीक है पापा, मैं ऐसा ही करूँगी। दोस्तों वो कहकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, जो राम किशन होते हैं उसके पापा। दोस्तों फिर जय घर पे आता है। जय अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आज खाना नहीं खाऊँगा, मेरा नींबू पानी पीने का मन कर रहा है, तो मेरे लिए नींबू पानी बना दो। तो वो कहती है ठीक है, मैं अभी आई। दोस्तों वो नींबू पानी बनाने किचन में जाती है और नाइफ़ से नींबू काटती है, जो बड़ा नाइफ़ होता है। नींबू काट कर नाइफ़ वहीं रख देती है और नींबू पानी बनाकर उसको दे देती है। दोस्तों वो नींबू पानी पीकर वो उससे खाने की कहती है, तो वो मना कर देता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। दोस्तों वो चला जाता है। जाने के बाद में बाहर जाने के बाद में सब सो जाते हैं घर में। सोने के बाद में दोस्तों एक आदमी आता है, घर में घुसता है। घर में घुसने के बाद में उसके पिता के कमरे में घुसता है और उसके पिता से हाथापाई होती है और वो उसके पिता को चाकू मार देता है। उसके पिता वहीं गिर पड़ते हैं। वहीं गिर पड़ते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उसकी छोटी बहू जो होती है जय की पत्नी, वो अपने ससुर के कमरे में आती है चाय लेकर। जैसे ही वो उनकी बॉडी को देखती है, उसके ससुर पड़े हुए होते हैं खून से लथपथ, तो एकदम चिल्लाती है, बहुत तेज चिल्लाती है। तो दोस्तों विजय भी आ जाता है, विजय की पत्नी आ जाती है और उसका पति भी आ जाता है, सब आ जाते हैं वहाँ पर। सब आने के बाद में कॉल करते हैं पुलिस को, पुलिस आती है। पुलिस पूछताछ करती है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो दोस्तों सब बोल रहे होते हैं कि हम लोग तो सो रहे थे, हमें कुछ नहीं पता। तो दोस्तों पुलिस कहती है कि आप सबके भी फिंगरप्रिंट चाहिए। तो सब चौंक जाते हैं कि फिंगरप्रिंट घर के ही। तो वो कहता है छानबीन करने के लिए फिंगरप्रिंट्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, आप लोग ये सोच लीजिए छानबीन के लिए चाहिए। तो दोस्तों सबके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और उनको भेजा जाता है। तो भेजा जाता है तो दोस्तों पुलिस एकदम आती है और वो उधर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और दोस्तों जैसे ही उसके पिता की मृत्यु होती है, उसका जो छोटा बेटा होता है उनके ऑफिस पहुंच जाता है। वो कहता है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे पिता भी चले गए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रोने धोने का नाटक करता है। उसके साथ सीमा भी होती है। कहता है मेरे पिता की नौकरी मुझे दिलवा दीजिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे कौन देखेगा, मैं बेरोजगार हूँ। दोस्तों ऐसे ही कहता है। वहाँ पे जो पियून होता है उनसे बात करता है, तो वो पियून कहता है कि बेटा ऐसा हो जाएगा, तुम्हें बस थोड़े पैसे भरने पड़ेंगे। तो वो कहता है पैसों की चिंता आप मत कीजिए, जितने आप कहोगे मैं पैसे दे दूंगा, बस ये सरकारी नौकरी मुझे दिलवा दीजिए। तो दोस्तों वो ऐसा ही कहते हैं कि ये सरकारी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी क्योंकि तुम उनके बेटे हो। दोस्तों वो ऐसा कहकर अपने घर आ जाता है। जब पुलिस की छानबीन होती है तो दोस्तों पुलिस आती है, कहती है, उसकी जो बीवी होती है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, जो जय की पत्नी होती है। वो कहते हैं कि किस लिए कि फिंगरप्रिंट्स इसी के मिले हैं। कि दोस्तों वो जो विजय और उसकी पत्नी होते हैं वो मना करते हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकती। दोस्तों फिर भी पुलिस कहती है कि फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं चाकू पर, तो इन्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, बाकी फैसला अदालत करेगी। दोस्तों लेडीज़ पुलिस आती है और उसे पकड़कर ले जाती है जय की पत्नी को। तो इस हिसाब से उसके पिता भी चले गए और उसकी पत्नी को भी पुलिस ले गई। तो दोस्तों वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, जय और वो जो सीमा लड़की थी सेलिब्रेट करते हैं कि अब तो तुम्हारी पत्नी भी चली गई रास्ते से और तुम्हें सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी, अब तो हम साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। वो खुश रहते हैं। तो दोस्तों एक दिन घर पर वही आता है जिसको पियून को बोला था सरकारी नौकरी के लिए बोलने के लिए कि मुझे दिलवा दीजिए। वो घर पर आते हैं, वो गेट खोलता है जय। तो वो कहते हैं कोई खुशखबरी सुनाना अंकल। तो वो कहता है कि बेटा ये नौकरी तुम्हें मिल गई, खुश हो जाओ। तो दोस्तों विजय और उसकी पत्नी देख रहे होते हैं और वो खुश हो जाता है। तो खुश होके वो विजय और उसकी पत्नी कहते हैं कि पिता के तुम उसकी पत्नी उससे कहती है विजय से कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा जब से पिताजी गए हैं, और जब से जय को कोई भी अफसोस नहीं है पिताजी के जाने का और वो खुश रहता है। तो वो कहता है मैंने भी ये बात नोटिस की है कि बहुत दिन हो गए इसे कोई अफसोस नहीं है पिताजी के जाने का। दोस्तों उधर जेल में उसकी पत्नी होती है, वो रोती रहती है क्योंकि वो बेकसूर होती है, मासूम होती है, उसे बेफालतू में जेल में डाल दिया जाता है।
तो पुलिस वालों को भी ये लगता है कि जैसे इसने कुछ ना किया हो और ये बेकसूर हो। तो दोस्तों उससे पूछताछ करते हैं, वो बताती है कि वो उससे पूछते हैं कि घर में क्या-क्या हुआ था रात को। तो वो बोलती है कि मेरे पति आए थे, उन्होंने मुझसे नींबू पानी बनाने के लिए कहा था, मैंने नाइफ़ से नींबू काटा था। तो दोस्तों पुलिस को थोड़ा शक होता है कि शायद फिंगरप्रिंट्स जो आए हैं चाकू पर वो इसी से ही आए हैं, क्योंकि इसने नींबू काटा था। दोस्तों फिर से छानबीन करनी शुरू करते हैं, जो जय होता है उसके कॉल डिटेल निकलवाते हैं। कॉल डिटेल में पता चलता है कि अगले 2 दिन से एक आदमी से लगातार विजय बात कर रहा था। जय एक आदमी से लगातार 2 दिन से बात कर रहा था। दो दोस्तों वो जब उस नंबर की लोकेशन पता करते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, उस आदमी को जो किलर होता है जिसने उसके पिताजी को मारा था। उसे मारने के बाद में उसे पूछते हैं कि तू उससे क्यों मिल रहा था? तो कहता था वो मेरा दोस्त है। तो पुलिस कहती है सिर्फ 2 दिन पहले ही तेरी दोस्ती हुई थी उससे और अब वो तेरा दुश्मन भी बन गया, जो तू उसके घर पे जा जाकर उसको धमकी दे रहा है पैसों के लिए। दोस्तों जो वो 5 लाख रुपए में बात हुई थी वो सिर्फ 1 लाख रुपए देते हैं और बाकी क्या देता है मैं बाद में दूँगा जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। वो किलर इसीलिए गुस्से में बार-बार उसके घर पे चक्कर लगाता है कि बाकी के पैसे दे दे, नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूँगा। तो दोस्तों इसीलिए पुलिस उसको पकड़ती है तो उससे बोलती है कि वो तेरा दुश्मन भी बन गया। तो दोस्तों उसको मार पीटने के बाद में वो सारी बात बता देता है कि जय ने मुझे पैसे दिए थे अपने पिता को मारने के लिए। 5 लाख रुपए का वादा किया था तो 1 ही लाख रुपए दिए थे, 4 लाख रुपए अभी बाकी है। तो दोस्तों ऐसे ही करने पर पुलिस घर पे पहुंच जाती है। वो सेलिब्रेट कर रहा होता है, सीमा को बुलाकर अपना घर दिखा रहा है कि अब हमारी शादी होगी, तुम इसी घर में रहोगी रानी बनकर। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। दोस्तों वहीं पुलिस आ जाती है, पुलिस के साथ उसकी पत्नी भी होती है, क्योंकि पुलिस को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी ने कुछ नहीं किया है, जय की पत्नी ने। तो वो देखते ही कहता है कि तुम मेरे पिताजी की कातिल को मेरे घर में क्यों ले आए? तो वो कहता है, पुलिस वाले कहते हैं कि कातिल ये नहीं, कातिल कोई और है, हम पकड़ने ही आए हैं उसको। तो जो उसके बड़े भैया भाभी होते हैं वो कहते हैं कौन है इस घर में कातिल? तो वो कहते हैं कि कोई और नहीं, तुम्हारे छोटे भाई ने ही तुम्हारे पिता की हत्या की है और इस आदमी से करवाया है। ये आदमी है जिसको पैसे दे के मरवाया था आपके पिताजी को। तो दोस्तों उसके गुस्सा आता है उसके बड़े भाई को। वो कहता है सिर्फ एक नौकरी की वजह से। उसकी पत्नी भी उसे बहुत कहती है कि तुम इसकी बात कर रहे हो, तुम एक नौकरी के लिए तुमने अपने पिता को मार दिया, तुम्हें पता भी नहीं था तुम्हारे पिताजी तुमसे कितना प्यार करते थे। तुम जब शाम को लेट आए थे तो उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे कि बेटा जय को बताना मत, और ये 5 लाख रुपए मैं उसे सुबह दूंगा तो वो खुश हो जाएगा। उसने मुझसे बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। दोस्तों ऐसा देखने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जय की, और वो माफ़ी मांगने लगता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन दोस्तों उसके पिता की तो जान जा चुकी थी, अब क्या होता? उसके पिता लौट कर तो आ नहीं सकते थे। तो इसीलिए दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है और उन्हें सज़ा भी हो जाती है। दोस्तों वो अपने पिता को मार देता है सिर्फ एक सरकारी नौकरी की वजह से। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो उसकी पत्नी थी, शादी हो चुकी थी, फिर भी वो उस सीमा के चक्कर में आकर किसी और लड़की के कहने में आकर अपने पिता की हत्या कर देता है। दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।